नमस्कार, मैं साकेत कुमार अपना भारत टाइम्स देख रहे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश वर्मा है। एनडीए की तरफ से लोजपा ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया खगड़िया से। सबसे पहले ये बताइए राजेश जी कि आपको चिराग पासवान ने मौका दिया है, पहली बार लोकसभा में उतर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? मैं बिल्कुल मेरे लिए ये मेरे जीवन की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया और हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के गृह जिला में सेवा करने का मुझे अवसर दिया। आगे कैसे देख रहे हैं? पहली बार चुनाव मैदान में उतरे, इससे पहले आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। अब यहाँ की जो जनता है उसे कैसे देखते हैं? कितना प्यार और स्नेह मिलेगा? नहीं, 100% लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद सब लगातार मिल ही रहा है। और चुनाव लोकसभा जरूर पहली बार लड़ रहा हूँ, लेकिन चुनाव जो है वो तीसरी बार लड़ूंगा। हम लोगों ने वार्ड के चुनाव को लड़ा। राजनीति में सबसे छोटा चुनाव जो होता है, मुझे लगता है वो वार्ड का चुनाव होता है। तो वहाँ से अपनी राजनीति पारी को शुरू करने का हम लोगों ने काम किया। वार्ड के चुनाव को लड़ा, डिप्टी में लड़ा, विधानसभा लड़ा और अब लोकसभा लड़ने का अवसर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें दिया है। तो इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ और खगड़िया वासियों का धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ आने के बाद लोगों ने जितना प्यार दिया उसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ और आभारी हूँ। आप युवा हैं, युवाओं का जिस तरीके से रोज़गार की बात होती है, नौकरियों की बात होती है, आप यहाँ से जब जीतते हैं तो युवाओं का जो उम्मीद है उसको कैसे? देखिए, खगड़िया एक ऐसा लोकसभा है जिसमें आर्थिक रूप से मजबूती के लिए बहुत संभावना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मक्के का, दूध का, केले का, मछली का, यहाँ पर मतलब यहाँ से मक्का जो है वो दूसरे राज्य में जाकर लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिठाकर, उद्योग लगाकर आर्थिक रूप से मजबूत भी हो रहे हैं और वहाँ पर स्थानीय लोगों को रोज़गार भी दे पा रहे हैं। तो हम लोग वही उद्योग खगड़िया में क्यों नहीं लगा सकते जब हमारे पास रॉ मटेरियल यहीं पर मौजूद है। काफ़ी पिछड़ा जगह भी है, आगे कैसे बढ़ाएंगे इसे? देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी सबसे पहली प्राथमिकताओं में मूलभूत समस्याओं से लोगों को निजात दिलाने की आवश्यकता है। परसों हम लोग गए थे मथार, जहाँ पर आग लगी हुई थी। कई परिवार जो है जिनके पूरे घर जल गए थे। वहाँ जाने के लिए रोड नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यशाली है कि 21वीं सदी में जिसमें हम जी रहे हैं और जिस देश की 60% से ज़्यादा आबादी जो वो युवा हो, और वहाँ पर हम ये कभी परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि सड़क नहीं होगी। तो अभी मुझे लगता है कि बिल्कुल ये बहुत पिछड़ा लोकसभा क्षेत्र है। तो ज़रूरत है यहाँ मूलभूत समस्याओं से पहले लोगों को निजात दिलाने की, बेहतर सड़क, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की। क्या यहाँ पे लगता है कि कास्ट फैक्टर भी है, क्योंकि सीपीआईएम की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए संजय कुशवाहा, कैसे टक्कर देंगे? नहीं, देखिए, चुनौती तो छोटी हो चाहे बड़ी हो, हम लोग मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। उसमें कहीं कोई ये है ही नहीं, संकोच है ही नहीं। और मुझे लगता है कि क्या कास्ट फैक्टर मैटर करेगा इस चुनाव में? हमको नहीं लगता है कि बहुत कास्ट फैक्टर मैटर करेगा। और अगर कास्ट फैक्टर से ऊपर अब जो है 60% से ज़्यादा आबादी युवा है और युवा कास्ट पर नहीं, वो विज़न पर विश्वास करता है, वो आपके कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट पर विश्वास करता है। और एनडीए के साथ 2-3-4 जो प्लस पॉइंट है जो महागठबंधन के पास नहीं है, इंडिया अलायंस के पास नहीं है, वो ये कि हम लोग एनडीए के प्रत्याशी जीत के जाएंगे तो हमको पता है कि हमारा नेता कौन होगा, हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे, हमको पता है कि हमारे पास विज़न क्या है, हमारे ऊपर लोगों को विश्वास है कि पहले जो किया हुआ काम है वो विश्वास का आधार है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम लोग देखते हैं तो ये इन तमाम चीज़ों का अभाव है। इंडिया वर्सेस एनडीए, एक तरफ जहां लगातार आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में 40 की 40 सीटों पर जीत होगी, देश में इस बार 400 पार का नारा लगाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन में तमाम जो विपक्षी दल हैं, गैर भाजपाई दल हैं, वो एक साथ आए हैं। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन सिर्फ दिखने के लिए इंटैक्ट है। बाकी बंगाल में अलग चुनाव चल रहा है, पंजाब में अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है। और एनडीए गठबंधन इंटैक्ट होने के कारण ही पिछले बार 3 घटक दल थे हम लोग बिहार में, तब हम लोगों ने 40 में 39 सीट जीती। इस बार 5 घटक दल हो गए, 2 मजबूत हमारे अभिभावक भी आ गए, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी भी। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजेश जी की इस बार जो चुनाव के जो नतीजे होंगे वो चौंकाने वाले होंगे, उनका जो विश्वास है उसे कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, उनका अपना राजनीतिक अनुभव है और वो हमसे सीनियर हैं, तो बिल्कुल वो अपने अनुभव से कह रहे होंगे। मेरा कम अनुभव है, मैं अपने अनुभव के आधार पर इस बात को कह रहा हूँ। लेकिन बीजेपी के तरफ एक आरोप भी लगता है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ आरोप लगता है कि सीबीआई, ईडी, आईटी, ये सबसे डरा के आप तमाम जो गैर भाजपाई जो नेता हैं उनको डरा रहे हैं, चुनावी मैदान को एक तरफा खेल बना रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो भ्रष्टाचार में जिनकी संलिप्तता पाई गई है, जिनके प्रमाण मिले हैं, उन पर ही चल रही है जांच। कह रहे कि आखिर चुनाव से पहले क्यों डर चुके हैं? अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, झारखंड के सीएम को जेल भेजा गया। आप कब की बात कर रहे हैं? आप उसको उल्टा के देखिए कि कार्रवाई कितने सालों से चल रही है।
ये तो 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीतने के बाद से ही लगातार अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ पर इस तरीके के भ्रष्टाचार। भ्रमित भी होगी नहीं, जनता भ्रमित नहीं समझे, क्या भ्रमित होगी? क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं तमाम, वो कह रहे हैं कि अब आप लोग एक तरफा खेल खेल रहे हैं, तो क्योंकि उनके जो नेता को जब जेल भेजा जा रहा है तो उसे अलग तरीके से दिखाया जाए, तो जनता इस बीच में भ्रमित होगी, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक तरफा तो है ही जी, एनडीए तो एक तरफा है ही, इसमें कोई खेल खेलने की जरूरत ही नहीं है। जब आपके पाले में कुछ है ही नहीं तो जो आरोप लग रहा है उसे कैसे कीजिएगा? उसी आरोप का जवाब दे रहे हैं कि जब आपके पास कुछ है ही नहीं आपके पाले में, तब आपके पास क्या है बोलने के लिए? तब आपके पास यही सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, क्या वो हमारे नेता को तोड़ दिया तो हमारे यहाँ ईडी घुसा दिया, हमारे यहाँ इनकम टैक्स घुसा दिया। क्या जब यही सरकार एनडीए की सरकार थी 2014 के पहले, तब क्या इनकम टैक्स और ईडी का रेट नहीं होता था? तब भी होता था। लेकिन ये भी तो आरोप लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के जो भी नेता आते हैं वो धुल के निकल जाते हैं वॉशिंग मशीन से, सारे आरोप धुल जाते हैं। वो देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है। मुझे लगता है ये वक्त आरोप प्रत्यारोप पर बात करने का है ही नहीं। ये वक्त स्पष्ट विज़न को लोगों के बीच मजबूती से रखने का है, और स्पष्ट विज़न अभी यही है कि पूरे विश्व में भारत देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और उनकी इस गारंटी पर लोगों को इसलिए विश्वास है क्योंकि असंभव वाले काम उन्होंने संभव करके दिखाए, चाहे वो 370 हो, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे विश्व स्तर पर देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करे G20 समिट जैसा समिट करा के हिंदुस्तान में, जहां विश्व भर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारे भारत देश आकर और यहाँ पर कंधे से कंधे मिलाकर हमसे जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर विषय पर इससे पहले चुनाव में पीएम मोदी ने जो भी वादा किया था, मीसा भारती ने कल कहा है कि तमाम चीज़ें सिर्फ जुमलाबाजी है, जनता इस पर भ्रमित होने वाली नहीं है। उन्होंने रोजगार की बात की थी, नौकरियों की बात की थी, 15 लाख रुपए की बात की थी, तमाम। देखिए, जब आप राजनीति करते हैं जी, तो आप 100 अपने एजेंडे को तैयार करते हैं, 100 आप विज़न को तैयार करते हैं, 100 आप संकल्प को तैयार करते हैं। एक सफल राजनीतिक मुझे वही लगता है वही है जिसने अगर 60% से भी ज़्यादा काम को 100% उतार दिया और 40% वो काम आपके ऑन गोइंग प्रोसेस में है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने असंभव होने वाले बड़े बड़े कामों को कर दिया है। जो काम बचे हैं उन काम को वो पाइपलाइन में है, वो पूरे होंगे। 400 का पार जो नारा है वो क्या दिखेगा नहीं। वो 400 पार का नारा 100% पूरे देश में होकर और एक बड़ा मैसेज विश्व स्तर पर जाने का काम होगा। और मुझे लगता है कि माहौल बदल चुका है, लोगों का मिजाज बदल चुका है। अब लोग इस बात को समझ चुके हैं कि कहाँ जाना है और क्यों जाना है। राज जी, एक आखिरी सवाल रहेगा। लगातार बीजेपी परिवारवाद की बात करती है, लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि क्या एनडीए में परिवारवाद नहीं है? चिराग पासवान ने ही अपने जीजा को अरुण भारती को उन्होंने जमुई से उतारा है। देखिए, उन्होंने उतारा जरूर है जी, लेकिन आप उनको सिर्फ इसलिए कैंडिडेट मत समझिए कि वो चिराग पासवान जी के जिया जी हैं। आप उनके क्वालिफिकेशन पर जाइए, आप उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर जाइए। उनकी माताजी भी पॉलिटिक्स में थी, उनके परिवार के लोग भी पॉलिटिक्स में थे, और उनका खुद का एक स्टैब्लिश बिजनेस भी रहा। एजुकेशन के मामले में लंदन से उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की। तो आज ज़रूरत है देश में, जब हमारे बिहार से जो भी सदन में जाकर बैठे, तो जब वो अपने संबोधन को रखे पूरे सदन में जिसको पूरा देश देखता है, तो वहाँ से लगना चाहिए कि ये बदलता हुआ बिहार है, ये वो बिहार है, नए बिहार का निर्माण हो रहा है। यही सोच के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे चल रहे हैं। तो अब यदि कोई योग्य आदमी आपको लगता है तो उस योग्य आदमी को मौका देना चाहिए। आप उसको सिर्फ जीजा के फैक्टर पे मत देखिए। और निर्णय तो चिराग पासवान जी का नहीं है, वहाँ की आम जनता जब उनको स्वीकार करने के लिए तैयार है तो हम और आप हैं क्या। खगड़िया की जनता को क्या मैसेज दीजिएगा? मैं खगड़िया के तमाम अपने वासियों से यही उम्मीद करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आपने बहुत मौका दिया लोगों को, सबको। एक मौका युवा साथी को देकर देखिए। असीमित संभावनाओं का लोकसभा क्षेत्र है और हम लोग असीमित कार्य करने की क्षमता के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये गारंटी मोदी जी ने तीसरी अर्थव्यवस्था की गारंटी दी है। मैं एक छोटी गारंटी देता हूँ कि खगड़िया की पहचान कम से कम देश स्तर पर कैसी होगी, उसके लिए हम लोग 100% प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा रामविलास के जो प्रत्याशी हैं खगड़िया से राजेश वर्मा थे। इन्होंने तमाम बातों को अपनाए रखा और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त देश में जो माहौल बना हुआ, जिस तरीके से इंडिया वर्सेस एनडीए का जो चुनाव होने वाला है, उसमें एनडीए की जीत होगी और तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। फिलहाल खबर में इतना ही। नोवा टाइम्स का बने रहे। खगड़िया से साकिब कुमार।